नगमे खुशियाँ बिखर रही है, दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज के दिन कुछ खास है, पधारे हमारे यहाँ एक खास मेहमान है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म 3 मुल्क का दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना पहुंच रहे हैं। मैंने देखा कि जब वो उतरे हैं अपने से प्लेन से नीचे उतरे हैं तो उन एक छोटी सी बच्ची ने उनको एक प्यारा सा बुके दी। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबूजा की चाबियाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियाँ सेफ हाथों में दे देते हैं। अभी हमने देखा नाइजीरिया के अंदर पीएम मोदी का इतना वार्म वेलकम किया गया, इंतहा का मोदी के नारे और इंतहा का जो है। ये मुल्क हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चलाती हैं, लेकिन उन्हें सामने दुनिया को दिखाने के लिए और अवामी गुस्से को भी एक डायरेक्शन देने के लिए सियासी चेहरा चाहिए होता। तो इस वक्त आप देखें कि इंडिया और चाइना का कंपटीशन है। वो अगर शी जिनपिंग पेरू पहुंच गए हैं तो नरेंद्र मोदी गियाना पहुंच गए हैं। आपको पता है दुनिया कहां पहुंची हुई है? दुनिया डिजिटल दौर है ये आज का। दुनिया सिमट गई है एक मोबाइल में, ग्लोबल विलेज। इंडिया देखें किस तरह आपने ग्लोबल साउथ में कनेक्शंस को डीप कर रहा है, पुराने हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शंस को जगा रहा है और अपनी जो कल्चरल अफिनिटी है उससे फायदा ले रहा है। इंडियन जो ट्रेडिशन है दिवाली का या पगवा का, अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े, इंडिया का मुकाबला करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देंगे। इसीलिए इंडिया ने जो नारा लगाया है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है, ये सारा इंडिया ने जानबूझ के नारा लगाया ताकि सिर्फ हम ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट कर। So I'm sorry, I'm getting upset and angry, but this is a ridiculous situation. ये कोई मॉडर्न मुल्क जो है ये ऐसे हरकतें नहीं करता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील के दौरे पर गए हैं और वहां पर इंडियन डायस्पोरा ने उनका भव्य स्वागत किया। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया गए थे। और दोस्तों, नाइजीरिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और वहाँ के लोग सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। और दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुँचे, उनके पहुँचते ही उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। दरअसल दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि नाइजीरिया ने 28 सालों बाद किसी फॉरेन कंट्री के पीएम को ये अवार्ड दिया है दोस्तों। और दोस्तों, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रति नाइजीरिया के लोगों का कैसी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कितना सम्मान रखते हैं वो नरेंद्र मोदी के प्रति। और दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें इतने सारे अवार्डों से नवाजा गया है। ऐसा कोई भी पीएम नहीं है जिसको इतने सारे अवार्ड मिले हों। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। इंडिया को समझ आ गई है कि उस जगह जाएं जहां पे स्पेस है। सो इंडिया दुनिया के 125 मुल्कों का लीडर बनने को तैयार है। इंडिया बार बार कहता है, आपको याद होगा थोड़ा दिन पहले ही, आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही, डॉक्टर जयशंकर समवेयर ही वाज इन साउथ ईस्ट एशिया, और उन्होंने वहां भी ये बात की और उन्होंने ये कहा कि हम ग्लोबल साउथ के 125 मुल्कों को लीड करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इंडिया ने जो नारा लगाया है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है, ये सारा इंडिया ने जानबूझ के नारा लगाया ताकि सिर्फ हम ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए वो नाइजीरिया भी पहुंचे हैं। नाइजीरिया आपको पता है इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द इंडियंस। और ब्राज़ील की तो अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके साथ, लेकिन नाइजीरिया का जो इम्पॉर्टेंट है कि नाइजीरिया के साथ इंडिया डीकोलोनाइजेशन पे बात करता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन पे बात करता है। सर, अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया तो चले गए, लेकिन ऑलरेडी उनकी जो है नाइजीरिया के साथ अच्छी खासी बिलियन ऑफ डॉलर में ट्रेड हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां गए हैं और 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है और नरेंद्र मोदी का खुद भी पहला विजिट है। देखिए, उन्होंने एक गैप देखा मार्केट के अंदर कि ये एक मार्केट है, वहाँ पे जारी बात है उनकी भी आबादी लाखों करोड़ों में है, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं
तो उसके अलावा नाइजीरियन स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिया में आके पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट आता है वो भी रेवेन्यू जनरेट होता है। यूके आज आधा जो है वो 40 पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स के सर पे रह जो पढ़ रहे हैं। अफगानी देखें भाग भाग के इंडिया जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो नाइजीरिया इसलिए गए कि उनको गैप नजर आया, मार्केट थी वहाँ पे जहाँ पे वो चीज़ें बेच सकते थे। तो जब वो वहाँ पे गए उन्होंने बताया जी हम आपको सस्ते दामों चीज़ें देंगे जो आपको डॉलरों में नहीं खरीदनी पड़ेंगी। ज़ाहिर बात पेमेंट तो डॉलर्स में होगी लेकिन वो रुपए में बन रही है तो उसी हिसाब से आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने वेलकम किया। फिर इंडिया कोई छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक है, आबादी के लिहाज से, वर्कफोर्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो नाइजीरिया तो कभी भी ना नहीं करेगा, बल्कि तो अगर तो पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले तो उसमें इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। सर ये बात ना मैं अपने व्यूवर्स को कई बार अपने कई शोज़ में कह चुकी हूँ कि इस वक्त जो हालात और वक्त का तकाजा है ना, हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखें कि कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में हमारी गवर्नमेंट ने $265 मिलियन की इंडिया के साथ ट्रेड किया है, जो कि वाया बॉर्डर नहीं है, वाया दुबई है, जिसमें टैक्स भी ज़्यादा पड़ता है। अगर यही सोचें कि पूरी दुनिया अपना मफाद देख रही, चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है, हम क्यों नहीं मिला सकते? हम अपना मफाद क्यों नहीं देख रहे? देखें इसके अंदर ना इंटरनेशनल लॉबीज़ होती हैं जिनको हायर किया जाता है, वो काम कर रही होती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की आर्मीज़ जो हैं वो हथियार खरीदती हैं पूरी दुनिया से। उसके अंदर ब्रोकर्स होते हैं जी, जो अमेरिका से हथियार डायरेक्ट नहीं कई दफ़ा खरीद रहे होते, दरमियान में ब्रोकर्स मौजूद होते हैं, आर्म डीलर्स होते हैं, वो हथियार फरोख्त करने में अपने बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के कमीशन लेते हैं। तो वो लोग लॉबी करते हैं कि दो मुल्कों के हालात ठीक ना। देखिए अंकल ने बड़ी जबरदस्त मूंछें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत है। बड़ी रहमत है। मुझे बताएं जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े? इंडिया का मुकाबला हम करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूंछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूंछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात सब ये देखें जी जरा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा कनौल सेठ। ठीक है, क्या बात है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे, मतलब जिस्म से वो दौर भी खत्म हो गया जब फौज हमारी मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम शुएब है सर। सर थोड़ा शुएब हसन, और मेरा नाम भी सुहेब। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम जज्बे की बात करते हैं, जज्बे। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन पे की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड होंगे तो लोगों को अवेयरनेस होगी, ये चीज उसके हिसाब से वो आके डेवलप होंगे, इलाका डेवलप होगा, दीगर मामला सब कुछ। इसीलिए अब जो बंदा एजुकेटेड है वो इस चीज को समझता है ठीक है कि हमें जाए जिस तरफ जाए वो। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बात बैठा दी गई है कि भाई जज्बे से ही हम सब कुछ कर देंगे, जैसे ये अभी सर ये कह रहे हैं जज्बे से कर देंगे। सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जज्बा है, तो क्या मुकाबला कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए क्या कहते हैं कि एक के अंदर बंदूक है, डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता, बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो हम दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल है, हम मुकाबला कर सकते हैं उसको, यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं। ये दीगर मामला आता है इसके लिए। या डैमेज ना भी करें, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, हमें किसी पे हमला करने की सोच रखनी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हुक्मरान हमें ये चीजें क्यों नहीं बताते कि भाई ये जज्बा अपनी जगह टेक्नोलॉजी में। आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन हमें चाहिए मुल्क की खातर, ठीक है, पाकिस्तान की खातर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।